तो हमने औसत चाल, औसत वेग, ताक्षणिक वेग वगैरह देख लिया, ठीक है। अब अभी तक मैं क्या बता रहा था आपको कि किसी भी एक इंटरवल ऑफ टाइम में एक ऐसी दूरी है, दूरी तय करने के समय चाल में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा होता या वेग में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा होता, ठीक है। मतलब अगर आप 10 मीटर की दूरी या 10 मीटर के अंतराल में आप किसी वस्तु को दौड़ते हुए देख रहे हैं तो उसका चाल में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा था, ऐसा हमने अभी तक पढ़ा। बट अभी जो आप पढ़ोगे उसमें वेग में परिवर्तन होगा और चाल में भी परिवर्तन हो सकता है। तो कितने दर से वो परिवर्तित होगा उसे कहते हैं त्वरण या एक्सेलरेशन, ठीक है। तो किस दर से परिवर्तित हो रहा है उसे कहते हैं त्वरण। तो त्वरण या एक्सेलरेशन को कैसे डिफाइन करते हैं? इट इज़ द रेट ऑफ change of velocity, rate of change of velocity with time, ठीक है, with time। तो समय के साथ किस दर से वेग में परिवर्तन हुआ उसे क्या कहते हैं? त्वरण, ठीक है। तो वेग में, वेलोसिटी में, वेग में परिवर्तन आना चाहिए, वेग में परिवर्तन होना चाहिए, ना कि चाल में। कभी कभी क्या होता है, चाल में परिवर्तन हो रहा है लेकिन वेग में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, या चाल में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है पर वेग में परिवर्तन हुआ। तो जब भी वेग में परिवर्तन होगा तो त्वरित कहलाएगा, ठीक है ना। तो इसका सूत्र क्या होगा? देखिए, अंतिम वेग को v मान लेंगे, प्रारंभिक वेग को u मान लेंगे, तो उनमें जो अंतर हुआ वो क्या हुआ? v माइनस u, और समय का अंतराल से इसको भाग दे दोगे तो इसको क्या बोलेंगे? त्वरण। तो त्वरण क्या है? वेग में कितना परिवर्तन हुआ उसको समय से भाग दे दीजिए तो वो त्वरण निकल आएगा। तो v का मतलब क्या है? v का मतलब फाइनल वेलोसिटी, ठीक है। फाइनल यानी कि अंतिम वेग, अंतिम वेग, ठीक है। और u क्या है? u है इनिशियल वेलोसिटी। क्या है? इनिशियल वेलोसिटी मतलब प्रारंभिक वेग, प्रारंभिक वेग, ठीक है। कितने अंतराल से ये परिवर्तित हुआ वो समय का अंतराल, टाइम इंटरवल, ठीक है, समय का अंतराल। समय अंतराल, सही है। अच्छा, अब क्योंकि ये वेग है तो त्वरण और वेग कैसा था? सदिश था। तो त्वरण भी कैसी होगी? सदिश राशि होगी, ठीक है। तो ये इस बात को भी लिख लीजिए कि त्वरण एक सदिश राशि है, ठीक है ना। सदिश यानी कि वेक्टर क्वांटिटी, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्लियर है। तो अगर ये वेक्टर है तो इसमें क्या क्या होगा? मैग्नीट्यूड भी होगी और डायरेक्शन भी होगा। तो इसकी दिशा किधर लेंगे? मैग्नीट्यूड तो आपने इसका निकाल लिया, पर दिशा किधर लोगे? दिशा यहाँ से पता चलेगा आपको, जिस दिशा में धनात्मक परिवर्तन हो, पॉजिटिव चेंज इन वेलोसिटी हो, उसी दिशा में त्वरण होगा, ठीक है। तो डायरेक्शन, त्वरण की दिशा, त्वरण की दिशा पॉजिटिव चेंज, पॉजिटिव चेंज या पॉजिटिव धनात्मक परिवर्तन, धनात्मक परिवर्तन की दिशा में होती है,
ठीक है, में होती है। जिस दिशा में त्वरण आप देख रहे हैं उसी दिशा में वेग का धनात्मक परिवर्तन है, ठीक है। अच्छा, इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि बल जिस दिशा में लग रहा है, नेट फोर्स जिधर लग रहा है ना, उधर भी त्वरण मान सकते हो आप, सही है। तो ठीक है, अब इसकी इकाई SI यूनिट इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर जो होगा वो इसकी SI इकाई होगी, ठीक है। और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, सदिश राशि, ये इसकी दिशा है, ये उसका मैग्नीट्यूड है, ठीक है। गुड, तो ये हो गई बात त्वरण की। अब इसमें दो बातें और समझनी है आपको। पहली चीज कि एक औसत त्वरण भी हो सकता है। औसत त्वरण मतलब एवरेज एक्सेलरेशन। एवरेज एक्सेलरेशन क्या होता है? एवरेज एक्सेलरेशन होता है अगर डेल्टा V बाई डेल्टा टी लो, मतलब बड़े अंतराल में वेग का जो परिवर्तन होगा वो औसत त्वरण कहलाएगा। और एक ताक्षणिक होगा, मतलब इंस्टेंटेनियस, ठीक है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। तो ताक्षणिक त्वरण मतलब इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, ठीक है। अब ये क्या है? ये किसी क्षण, किसी एक समय में जो त्वरण आएगा, जो वेग में परिवर्तन होगा, उसे कहेंगे त्वरण। जैसे इसमें समय का अंतराल बहुत बड़ा है, अगर समय का अंतराल बहुत छोटा कर दो तो वो हो गया ताक्षणिक। तो बहुत छोटा करने का मतलब डिफरेंशिएशन, मतलब कलर, है ना, डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन क्या होता है? dv बाई dt, ठीक है। तो इसको क्या बोलोगे? इसको बोलोगे इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। इसको क्या बोलोगे? एवरेज एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे ऐसे लिख देता हूँ एवरेज, और यहाँ लिख देता हूँ इंस्टेंटेनियस, ठीक है। तो यहाँ हुआ ताक्षणिक, ठीक है। इस स्पेलिंग को लिख लेना। चलिए, तो ये था त्वरण आप लिखिए। अब इसके बारे में मैं और कुछ महत्वपूर्ण बातें बताता हूँ, ठीक। चलो, तो मैंने जो आपको त्वरण के लिए बताया, त्वरण वो क्या बताया कि त्वरण किस दर से वेग परिवर्तित होता है, उसकी जो मेजरमेंट है वो कहलाता है त्वरण, है ना। एक्सेलरेशन क्या है? किस रेट से वेलोसिटी चेंज होता है। अब आपको कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं त्वरण की जो याद रखनी है, और इसको अगर आप शुरू में समझ के लिए तो न्यूमेरिकल में प्रॉब्लम नहीं होगा। क्वेश्चंस कुछ ऐसे मिलके आते हैं जिसमें आपको कन्फ्यूजन शुरू हो जाता है। तो सबसे पहली बात ये समझते हैं कि नेगेटिव एक्सेलरेशन मतलब ऋणात्मक त्वरण का क्या मतलब हुआ? क्या उसका ये मतलब हुआ कि किसी वस्तु का वेग कम होने लगेगा? हर बार यही से समझेंगे, या कुछ और भी मतलब है? तो उसका मतलब मैं आपको बताता हूँ कि जब त्वरण और वेग की दिशा समान हो, मान लो इधर आपने प्लस मान लिया और इधर माइनस मान लिया, ठीक है। तो मान लीजिए इधर वेग है और त्वरण भी इसी दिशा में, तो दोनों ही धनात्मक है, ठीक है। अब मान लीजिए इधर वेग है और इधर त्वरण है, तो a हो गया माइनस और v भी है माइनस, है ना, दोनों नेगेटिव है। तो जब वेग और त्वरण
कि जो चिन्ह है, जो साइन है, अगर वो सेम है, या तो दोनों प्लस या दोनों माइनस हो, तो उससे जो चाल है वो बढ़ेगा, स्पीड बढ़ेगी, कम नहीं होगी। तो उसको मंदन नहीं बोलेंगे, रिटार्डेशन नहीं बोलेंगे। ठीक है, तो ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है। व्हेन वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन हैज सेम साइन, देन स्पीड इंक्रीजेस, देन स्पीड इंक्रीजेस। समझ में आया? चाल जो है वो बढ़ेगा, चाल कम नहीं होगा, इसमें स्पीड बढ़ेगा और इसमें भी स्पीड बढ़ेगा। इसका विपरीत क्या बोल सकते हो? जब वेलोसिटी और एक्सेलरेशन विपरीत चिन्ह के होंगे, when velocity and acceleration are opposite in sign, then speed decreases। समझ में आया? मतलब अगर ऐसा कुछ हो, हाँ, वेग इधर है लेकिन त्वरण इधर है, तो वेग का चिन्ह क्या है? प्लस, त्वरण का चिन्ह क्या है? माइनस। तो ऐसे केस में क्या होगा? स्पीड डिक्रीजेस। ठीक है, अब इधर बारी है, वेग इधर है, तो वेग क्या बन गया? नेगेटिव, और त्वरण इधर है, त्वरण क्या बन गया? पॉजिटिव। तो इसका मतलब पॉजिटिव एक्सेलरेशन या नेगेटिव एक्सेलरेशन ये नहीं बताता कि स्पीड हमेशा घटेगा कि कम होगा। यहाँ देख रहे हो, पॉजिटिव एक्सेलरेशन होने के बावजूद भी स्पीड कम हो रही है। ठीक है ना, स्पीड डिक्रीजेस। करेक्ट। तो मंदन क्या होता है फिर? रिटार्डेशन कब होता है? व्हाट इज रिटार्डेशन? रिटार्डेशन मतलब मंदन। मंदन का मतलब चाल का कम होना, स्पीड डिक्रीजेस। ठीक है, इसमें स्पीड डिक्रीजेस, चाल कम हो जाएगी। और यहाँ एक्सेलरेशन जो है, इसका मतलब v इज लेस देन u। ठीक है ना, मैग्नीट्यूड ऑफ v इज लेस देन u। तो मतलब अंतिम वेग या अंतिम चाल प्रारंभिक से कम होगी, तब त्वरण नेगेटिव होगा और उसे बोलेंगे रिटार्डेशन। ठीक है ना, देयरफॉर एक्सेलरेशन इज नेगेटिव। तो ऐसे केस में नेगेटिव एक्सेलरेशन रिटार्डेशन कहलाता है। लेकिन हर बार ए नेगेटिव मतलब रिटार्डेशन हो, ये जरूरी नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक, नंबर 4, अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है, देन एक्सेलरेशन इज 0, बट if speed is constant, then acceleration may or may not be 0। इस लाइन का मतलब समझो। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स, हमें ढेर सारा प्यार देने के लिए। डेली हज़ारों स्टूडेंट्स हमारे वीडियोस से लाभ उठा रहे हैं, उनको काफ़ी बेनिफिट पहुंच रहा है हमारे वीडियो लेक्चर से। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे एक लिंक है, उस लिंक को क्लिक करें और अपनी एनरोलमेंट सुनिश्चित करें। और साथ ही जिनको स्टडी मटेरियल या फिर डाउट सेशन चाहिए, वो प्रीमियम कोर्सेज के लिए भी एनरोल कर सकते हैं। कि अगर वेग नियत है तो त्वरण 0 होगा, ये हमेशा सही है। लेकिन अगर चाल नियत है तब त्वरण 0 होगा, ये हमेशा नहीं बोल सकते आप। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो ऐसे कैसे सर? अगर चाल में कोई परिवर्तन नहीं हुआ तो त्वरण क्यों नहीं 0 है? वो इसीलिए क्योंकि मैं एक एग्जांपल से बताता हूँ। क्योंकि अगर कोई वस्तु
यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में घूम रहा है, ऐसे पढ़ोगे, डिटेल में पढ़ोगे। तो इसमें चाल कांस्टेंट है, v का मतलब स्पीड हो गया, स्पीड कांस्टेंट, बट हर बार इसकी दिशा जो है वो परिवर्तित हो रही है। ये इसकी दिशा है, देखो वेग की दिशा है ना, ये वेग है, ये कांस्टेंट नहीं है क्योंकि इसकी दिशा परिवर्तित हो रही है। तो देखो हाँ, इसकी जो परिमाण है वो नियत है, पर इसकी दिशा परिवर्तित हो रही है, इसीलिए वेग कांस्टेंट नहीं है। तो वेग कांस्टेंट नहीं है तो त्वरण शून्य नहीं होगा, ठीक है। तो इसको बोलोगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ये डिटेल में पढ़ेंगे आप, एक चैप्टर ही है, ठीक है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, इसका मतलब क्या होता है? यूनिफॉर्म का मतलब एक समान, सर्कुलर मतलब गोलाकार, मोशन मतलब गति, है ना। तो एक समान क्या होना चाहिए? इसकी चाल यानी कि स्पीड होनी चाहिए। तो ये बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन जीरो होगा, उल्टा बोलो, एक्सेलरेशन जीरो है तो वेलोसिटी कांस्टेंट है, बट स्पीड कांस्टेंट हो ये जरूरी नहीं है। इसका मतलब हो सकता है, कब होगा? जब वो सीधी रेखा में चलता जाए बिना दिशा परिवर्तित किए, है ना। तो वेग और चाल दोनों बराबर ही होता है, वैसे केस में बोल सकते हो, ठीक है। नंबर 3 हो गया। नंबर 5 में समझ लो कि अगर वेग और त्वरण इनके मध्य अगर कोण है, थीटा कोण है, तब किस पथ में ये चलेगा ये आप बता सकते हो, ठीक है। तो जब नंबर 1, अगर थीटा का मान 0 हो या 180 डिग्री, मतलब समझ में आया? मतलब या तो वेग और त्वरण एक ही दिशा में हो, या फिर वेग और त्वरण विपरीत दिशा में हो। इन दोनों ही केस में पाथ इज स्ट्रेट लाइन। मतलब समझ में आया? अगर किसी वस्तु के वेग और त्वरण के मध्य 0 डिग्री है, मतलब वो समान दिशा में है, तो उसकी जो पथ होगी, पथ वो सीधी रेखा में होगी, ठीक है, सीधी रेखा में हो। पथ किस रास्ते में वो चल रहा है, ठीक है जी। पहली बात समझ में आ गई मुझे। दूसरी बात, अगर थीटा का मान 90 डिग्री है, थीटा का मान 90 डिग्री है, इसका मतलब क्या हुआ? वेग और त्वरण कुछ ऐसा है 90 डिग्री, तब आप कह सकते हैं कि पथ कैसा होगा? गोलाकार होगा, वृत्ताकार होगा। पाथ इज सर्कुलर, ठीक है ना। मतलब वृत्ताकार पथ। ठीक है। नंबर 3, अगर ये दोनों नहीं हो, कोई और ही कोण हो जाए, मतलब इन तीनों के अलावा कोई और कोण होगा। अगर थीटा का मान 0 नहीं है, 180 नहीं है, 90 नहीं है, अगर ये तीनों ही नहीं है, तो देन पाथ इज कर्व, मतलब टेढ़ा किसी पथ में जाएगा, और वो जो टेढ़ा सा पथ है वो पथ का नाम क्या होगा? पैराबोला। कब? एंड इफ ए इज कांस्टेंट, अगर ए कांस्टेंट है देन पैराबोलिक पाथ
ठीक है, मतलब परवलय उसकी पथ हो, परवलय पथ। तो परवलय पथ पर कब जाता है? जब त्वरण नियत हो और ए और वी के मध्य कोण आए, ठीक है, और ये जो कोण है वो कोण 0, 90, 180, ये तीनों नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनको याद रखना है आपको, इसको लिख लीजिए फटाफट। तो अगले बिंदु की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखो, नेक्स्ट पॉइंट नंबर 5, अगले पॉइंट को समझते हैं कि अगर वेग और त्वरण के मध्य एक रिलेशन, एक कोई संबंध स्थापित करें, तो सीधा सीधा कोई संबंध निकल के नहीं आता है कि अगर आपको त्वरण पता है इधर है तो वेग किधर होगा, नहीं बोल सकते। अगर आपको पता है वेग इधर है तो त्वरण किधर होगा, नहीं बोल सकते। जब तक वेग में परिवर्तन ना पता हो, जब तक दिशा जिस रास्ते में किस दिशा में वो चल रहा है, किस पथ में वो चल रहा है, ये ना पता हो, ठीक है। तो क्या आप श्योर शॉट बोल सकते हैं, क्या आप बिल्कुल हमेशा से बोल सकते हैं, उनको समझते हैं। ए का मतलब है dv/dt, ठीक है। तो ए की दिशा वेग की परिवर्तन की दिशा बताएगी, ठीक है ना। तो एक्सेलरेशन गिव्स डायरेक्शन ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। मतलब समझे, मतलब यह है कि त्वरण क्या बताता है, त्वरण बताता है कि किस दिशा में वेग में परिवर्तन आ सकता है। अगर त्वरण प्लस है, इसका मतलब जिस दिशा में वेग है अभी है प्रारंभिक, अंतिम भी उसी दिशा में परिवर्तित होगी, तभी वो पॉजिटिव आएगा। अगर वो माइनस है, इसका मतलब जिस दिशा में वेग है उसके विपरीत दिशा में परिवर्तित हो रहा है, ठीक है ना। तो ये पॉइंट समझ में आ गया। अब सेकंड, इसका अगला पॉइंट को समझते हैं कि ऐसा भी हो सकता है कि वेग शून्य है पर त्वरण शून्य नहीं है ना, कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी 0 है। इफ इंस्टेंटेनियस मतलब ताक्षणिक, किसी भी समय, किसी भी क्षण अगर आपको पता है कि वेग 0 है तो त्वरण भी 0 होगा, इसके बारे में आप नहीं बोल सकते कि 0 है कि नहीं। इफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज 0 देन एक्सेलरेशन मे नॉट बी 0। समझ में आया? अगर ताक्षणिक वेग 0 है तो आप बोलोगे त्वरण भी 0 है, ऐसा सही नहीं है। एग्जाम्पल देखो, अगर आप किसी गेंद को ऊपर फेंके ऐसे, तो जब ये बिल्कुल सबसे ऊंचाई पर, सबसे ऊंचे बिंदु पे होता है, उस समय उसकी ताक्षणिक वेग 0 हो जाती है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी 0 हो जाती है। जैसे मैं इसको फेंकूंगा तो कुछ एक क्षण के लिए उसकी वेग 0 हो गई, लेकिन पूरे समय में इस पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल नीचे है, जिसके कारण एक त्वरण मिलेगा जिसको जी बोलते हैं, है ना, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो जी पूरे टाइम नीचे है, एक्सेलरेशन है ये, पर यहाँ पे वेलोसिटी 0 हो गई। तो देखो यहाँ वेग 0 है पर त्वरण 0 नहीं है, ठीक है। चलो अब अगले बिंदु को समझो। अगले बिंदु को ऐसे समझाता हूं मैं, नंबर 7, कि एक सीधी रेखा में गति हो रही है, मोशन हो रहा है स्ट्रेट लाइन पाथ में, ठीक है। तो स्ट्रेट लाइन पाथ में ऐसा भी हो सकता है कि वेग की दिशा में परिवर्तन आ रहा है पर त्वरण की दिशा में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा। दूसरा, ऐसा भी हो सकता है कि त्वरण के दिशा में परिवर्तन हो गया पर वेग के दिशा में कोई परिवर्तन नहीं आया। तो जरा दोनों को समझते हैं इस पॉइंट को कि इन अ स्ट्रेट लाइन मोशन, इंग्लिश में लिख देता हूं, इन अ स्ट्रेट लाइन
मोशन मतलब किसी सीधी रेखा में गति है। देयर मे बी पॉसिबिलिटी, देयर मे बी पॉसिबिलिटी मतलब ऐसी संभावना हो सकती है, ऐसी संभावना हो सकती है दैट, क्या, नंबर 1 कि वेलोसिटी की दिशा परिवर्तित हो रही है, वेलोसिटी रिवर्सेस, रिवर्सेस मतलब रिवर्स होना, रिवर्स वाला मतलब विपरीत हो जाना, वेलोसिटी रिवर्सेस इट्स डायरेक्शन, इट्स डायरेक्शन बट acceleration is not, but acceleration is not। ठीक है, अब सर जब तक एग्जाम्पल नहीं बताओगे समझ नहीं आएगा। इसी को देख लो ना, इस गेंद को जब ऊपर फेंकते हो तो वेग की दिशा हमेशा वस्तु के चलने की, उसकी गति के दिशा में ही होती है। तो ये ऊपर जा रहा होता है, तो जब ये ऊपर जा रहा है उस समय वेग ऊपर है, यानी कि वेग ऊपर हो गया, और जब वो लौट कर आ रहा है तब वेग नीचे है। पर ऊपर जाने के समय भी त्वरण नीचे था, नीचे आने के समय भी त्वरण नीचे ही है। तो एग्जाम्पल क्या लिखोगे, यही वाला एग्जाम्पल ले लो, ठीक है ना। इस समय वेग ऊपर है और जब वो लौट कर आता है उस समय वेग नीचे है, पर पूरे टाइम जी नीचे था। तो देखो एक्सेलरेशन में कोई परिवर्तन नहीं आया, लेकिन वेग में परिवर्तन आ गया, और ये सीधी रेखा की ही बात है। अब दूसरा एग्जाम्पल भी हो सकता है कि एक्सेलरेशन रिवर्सेस इट्स डायरेक्शन बट वेलोसिटी इज नॉट। क्या ये समझ में आया? अब वेग में कोई परिवर्तन नहीं आया, वेग के दिशा में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है, लेकिन त्वरण के दिशा में परिवर्तन आ रहा है। ऐसा कैसा हो गया सर? तो देखो इसका एग्जाम्पल बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल, कि मान लीजिए आप किसी गाड़ी में जा रहे हैं बाइक में, और पीछे किसी को बैठाए हुए हैं, ठीक है, और एक्सेलरेशन लेके चल रहे हैं, बिल्कुल बढ़िया, गाड़ी तेज चल रही है। तो आपका त्वरण इसी दिशा में है जिस दिशा में वेग है, तभी स्पीड बढ़ रही है, तभी चाल बढ़ रहा है ना। त्वरण और वेग एक ही दिशा में है तो स्पीड बढ़ रहा है। अब आप चल रहे हो, तो चलने के समय आपको क्या दिखा यहाँ पर कि ये वस्तु है, चलो मैंने कार बना दिया, ठीक है। तो इस दिशा में वेग है और इसी दिशा में त्वरण है, ठीक है। अब आगे चल जाते ही आपको क्या दिखा, आगे जब आप गए तो प्यारे बच्चों, जब मैं कमेंट सेक्शन में जाता हूँ तो कुछ ऐसे लाइन हैं, कुछ ऐसे कमेंट्स हैं जो काफ़ी कॉमन है, और वो ये हैं कि सर एक इस चैप्टर का इस टॉपिक के बारे में वीडियो बना दें, या इस टॉपिक को थोड़ा सा इलेबोरेट करके समझा दें। तो प्यारे बच्चों, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि सबसे पहले तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करें। इससे क्या होगा कि कोई भी नोटिफिकेशन आप मिस नहीं करेंगे। मैं ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जिस टॉपिक के बारे में आप पूछ रहे होते हैं या आप रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं, वो हमारे चैनल्स में ऑलरेडी वीडियोज़ हैं। आप अगर चैनल विजिट करेंगे तो प्लेलिस्ट भी बने हुए हैं, और प्लेलिस्ट से आप अपने जो डिमांड है, जो आपके पर्टिकुलर टॉपिक्स हैं, उनको आप विजिट करके पढ़ सकते हैं। तो जिसको आप बैठाए हुए थे उसकी मम्मी मिल गई रास्ते में, वैसे आपने ब्रेक लगाया, तो जैसे आप ब्रेक लगाओगे तो ब्रेक लगाते ही त्वरण की दिशा इधर हो जाएगी, त्वरण की दिशा होगी इधर। क्यों इधर हुआ? क्योंकि ये भी समझ लो, त्वरण की दिशा जिधर बल लग रहा होता है उधर भी होता है, बल से ही उसका संबंध है। तो सोचो, इंजन पहले उसको आगे की दिशा खींच रहा था, इसलिए त्वरण आगे था। अब जैसे आपने ब्रेक लगाया तो ब्रेक का जो हॉर्स मतलब ब्रेक शू होता है, वो रबर उसको लगाता है इस दिशा में, पहिए को इस दिशा में रोकना शुरू कर देता है।
तो रोकने के लिए वो इस दिशा में बल लगा रहा है, तो त्वरण की दिशा इधर हो जाएगी। फ्रिक्शन लगने लग जाता है, घर्षण लगने लग जाता है, तो इस दिशा में बल लगने लगता है पहिए पे, तो उसको त्वरण की दिशा विपरीत मिलने लगी। लेकिन जैसे आप ब्रेक मारते हैं, आप चल रहे हैं ब्रेक मारते हैं, तो जैसे ब्रेक मारते हैं वैसे ही पलट जाता है क्या गाड़ी? नहीं ना, टाइम लगता है। तो पहले तो स्पीड कम होती है, फिर रुक जाती है, फिर आप विपरीत दिशा में घुमाओगे। तो इसका मतलब वेग में कोई परिवर्तन नहीं आता है, वेग अभी इसी दिशा में है। तो वेग की दिशा वही रही पर त्वरण की दिशा बदल गई। तो कहने का मतलब है कब ये लगेगा? जब गाड़ी एक्सेलरेशन की बात हो रही हो, है ना, और ब्रेक लगा दो आप, तो जब ब्रेक लगाते हो तो त्वरण की दिशा बदल जाती है पर वेग की दिशा नहीं बदलती है। ठीक है। और इसमें क्या है, जब ऊपर फेंक रहे हो तो वेग की दिशा बदल रही है। वेग की दिशा किधर होती है? जिधर वस्तु चल रहा होता है। ठीक है। त्वरण की दिशा किधर होती है? जिधर वस्तु में बल लग रहा होता है, नेट फोर्स जिधर लग रहा होता है। इसमें कौन सा बल लग रहा है? गुरुत्वाकर्षण बल नीचे लग रहा है, तो त्वरण नीचे है। ठीक है। और अगर आपको ये पता है किस दिशा में वेग बढ़ रहा है, धनात्मक बढ़ रहा है, उस दिशा में त्वरण होगा। तो कोई एक चीज समझ लो, या तो बल समझ लो या वेग किस दिशा में परिवर्तित हो रहा है ये समझ लो। तो कुछ इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण बातें हैं त्वरण से जो आपको समझना बहुत जरूरी है, अदरवाइज क्वेश्चन में मिस्टेक्स होने लगेंगे या कुछ आप गलत समझ लोगे। ठीक है। चलिए, त्वरण हमने देख लिया, एक है औसत और एक ताक्षणिक है, और उसका जो सूत्र है वो है v - u/t। ठीक है। तो ये त्वरण का क्या काम है, आगे हम क्या करने वाले हैं, कैसे इस चीज़ को हैंडल करेंगे, तो मैं बताता हूँ आपको क्या करना है। अभी तक जो आप दूरी के बारे में पढ़ रहे थे, दूरी, उसमें क्या करते थे, वेग को समय के अंतराल से गुना कर देते थे तो दूरी निकल आता था, है ना। दूरी क्या होता था, वेग गुना समय, दूरी आ गया। लेकिन अब क्या है कि हर क्षण वेग में परिवर्तन होगा। जैसे अगर त्वरण का मान 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है या 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, इसका क्या मतलब हुआ, हर सेकंड वेग में 2 मीटर प्रति सेकंड का परिवर्तन दिखेगा। तो इसका मतलब अगर 0 से शुरू कर रहा है तो पहले 1 सेकंड में 2 है, फिर अगले 1 सेकंड में 2 और जोड़ो तो 4 हो गया, फिर अगले 1 सेकंड में 2 और जोड़ो तो 6 हो गया। तो वेग समझ रहे हो, वेग में परिवर्तन एक नियत तरीके से हो रहा है। तो सबसे पहला जो तरीका है, सबसे पहला जो अपन पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कांस्टेंट एक्सेलरेशन। ठीक है। कांस्टेंट एक्सेलरेशन मतलब जो त्वरण है वो नियत है। तो नियत त्वरण वाले प्रारूप। ठीक है। तो दूरी कैसे निकालेंगे, वेग क्या होगा, किसी भी क्षण किसी t समय के अंतराल में क्या होगा, किसी x दूरी में क्या होगा, इसके निकालने के कुछ सूत्र हैं। ठीक है। तो उसके कुछ समीकरण है। तो 3 मुख्य समीकरण है, उन 3 मुख्य समीकरण के बारे में पहले चर्चा करते हैं। ठीक है। तो समीकरण उसको कहते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है। तो ये इसका समीकरण है ना, इक्वेशन मतलब समीकरण। तो पहला समीकरण बताता हूँ। तो इसकी डेरिवेशन में बताता हूँ आपको कहाँ से आ रहा है। तो सबसे पहले ग्राफ समझ लेते हैं। ग्राफ मैंने अभी पढ़ाया नहीं आपको, वेग वगैरह वगैरह, लेकिन फिर भी आपको थोड़ी सी जानकारी दे देता हूँ मैं यहाँ से। तो मान लो ये वेलोसिटी का ग्राफ है। ठीक है। इस y अक्ष में क्या है, वेलोसिटी, और x अक्ष में क्या है, समय। ठीक है, टाइम है। और मान लो क्योंकि ये कांस्टेंट है तो इसकी इस प्रकार से ऐसे ग्राफ दिया हुआ है। कैसे, क्यों, ये सब बताऊंगा मैं आपको। तो u का मतलब क्या है, जब समय का मान 0 है तब जो वेग होता है उसे कहते हैं u, है ना। इसे क्या कहते हैं, u कहते हैं। तो ये u हो गया। और जब समय का मान t है, जब समय का मान t है तो उस समय जो वेग है वो है v। ठीक। तो अब इस
बिंदु को मैं ओ बोला, इस बिंदु को मैंने ए बोला, इसको बी, और ये बन गया आपका सी। ये वाला सी ले लेता हूँ, ये हो गया सी और ये हो गया डी। ठीक है, अब इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, इसको आप कैसे लिखोगे? तो x, y लिखते हैं ना, तो इसका x का मान 0 है, y का मान u है, इसका x का मान क्या है? x का मान t है और y का मान v है। इसके x का मान t है और y का मान u है, तो u हो गया। इसके x का मान t है और y का मान 0 है। तो मैंने चारों बिंदु का कोऑर्डिनेट लिख लिया। ठीक है, कोऑर्डिनेट मतलब क्या होता है? वही x, y को कोऑर्डिनेट बोलते हैं। ठीक है, तो ये अक्ष, x अक्ष और y अक्ष की जो बिंदु निकल गई वो मैंने लिख दिया। ठीक, अब सुनते जाओ। दो बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। पहली बात, स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ इक्वल्स टू एक्सेलरेशन। ये होता है, मतलब अगर वेग और समय का आप ढाल निकालें, है ना, स्लोप का मतलब क्या है? ढाल। तो अगर आप ढाल निकालें या ढलान, तो ढाल वेग और समय, ये वेग है और ये समय, तो वेग और समय का क्या होता है? ढाल। वेग समय ग्राफ का ढाल होता है त्वरण, त्वरण होता है ए। ठीक है, क्या होता है? त्वरण होता है। ठीक है, अब सुनते हैं कि ढाल कैसे निकालते हैं। ढाल कैसे निकालते हैं? ढाल निकालना, स्लोप निकालना विधि आपको बता रखा हूँ मैं, है ना, कलन वाले चैप्टर में मैंने सिखाया आपको कैलकुलस में। फिर भी मैं बता देता हूँ। ढाल निकालते हैं y में परिवर्तन और x में परिवर्तन का अंतराल। ठीक है, इसको स्लोप बोलते हैं। तो जरा देखो कि y का नाम क्या है? वेग है, तो ये तो वेग में परिवर्तन हो गया और ये समय में परिवर्तन हो गया, तो ये तो त्वरण होता है। इसका मतलब इसका स्लोप क्या हो गया? त्वरण। जो मैं यहाँ कह रहा था वो यहाँ सिद्ध हो गया। ठीक है, ठीक है, तो चलो लिखते हैं। a बराबर, यहाँ पे वेग में क्या परिवर्तन है? यहाँ वेग v हो गया, या y में अंतर क्या दिख रहा है आपको? इसका y v है, इसका y u है, तो परिवर्तन कितना हो गया यहाँ पर? तो v माइनस यू। और समय का गैप क्या है यहाँ पे? यहाँ t है और यहाँ 0 है, तो यहाँ पे t माइनस 0 हो गया। ठीक है, तो ये आ गया। तो ये सूत्र तो हमें पहले से ही पता था, इसकी परिभाषा में ही लिखी हुई ये बात। तो यहाँ v बराबर क्या आ गया? देखो, u प्लस ए टी। तो मैंने ये जो तरीका अपनाया है इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव करने का, वो ग्राफिकल मेथड से निकाला है। ग्राफ से मैं इसको डिराइव करके बता रहा हूँ आपको। ठीक है, तो ये हो गया पहला समीकरण। अब आते हैं दूसरे समीकरण पे। ठीक है, दूसरा समीकरण, नंबर 1, नंबर 2। नंबर 2 में आपको क्या याद रखना है कि अगर आप इसका क्षेत्रफल निकालें, क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल वेलोसिटी टाइम ग्राफ को क्या देता है? विस्थापन। तो एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या मिलता है? डिस्प्लेसमेंट। क्या होता है वो? विस्थापन। ठीक है, तो क्षेत्रफल, एरिया मतलब क्षेत्रफल, क्षेत्रफल जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का होगा वो होगा विस्थापन। ठीक, वो क्या होगा? विस्थापन होगा। तो जरा क्षेत्रफल निकालो। तो क्षेत्रफल को आप कैसे बांट सकते हो? एक यहाँ पर रेक्टेंगल दिख रहा है आपको? रेक्टेंगल क्या होता है? जिसकी भुजाएं अलग अलग होंगी, लेकिन यहाँ 90 डिग्री बन रहा होगा, है ना। तो उसका क्षेत्रफल क्या लिखोगे? इसका क्षेत्रफल होगा, तो इसके अंदर आपने लिख दिया S, ठीक है ना, या एरिया में लिख दूँ कंप्लीट एरिया। किसका एरिया निकाल रहा हूँ मैं?
ओ ए बी डी, एरिया ओ ए बी डी। उसको तोड़ तोड़ के लिए लिख सकते हैं कि ये रेक्टेंगल का एरिया हो गया और यहाँ का एरिया हो जाएगा ये वाला एरिया, ऐसे है ना, ये वाला एरिया। तो ये क्या है, त्रिभुज है। और ये क्या है, ये चार भुजाएं वाली है, सम चतुर्भुज भी बोल सकते हो, है ना। ठीक है, तो इन दोनों का क्षेत्रफल जोड़ोगे तो टोटल क्षेत्रफल आ जाएगा। तो आप लिखोगे एरिया ओ ए सी डी प्लस एरिया ट्राइंगल ए बी सी। ठीक है, चलो अब इसको कैसे लिखोगे, ये लंबाई गुने चौड़ाई। तो ये वाली दूरी क्या है बताओ, ये वाली दूरी क्या है, ये वाली दूरी u है, ये वाली दूरी u है, और ये वाली दूरी क्या है, ये दूरी t है। तो इसको ut से हम गुना कर दो, ये s हो गया, s मतलब विस्थापन, ठीक है ना, डिस्प्लेसमेंट को s लिखेंगे। अब इस त्रिभुज की क्या होगी क्षेत्रफल, तो क्या कैसे लिखते हैं इसको, हाफ लंब बटे आधार, है ना। तो इसकी आधार भुजा की लंबाई कितनी है t, और लंब कितना है ये दूरी कैसे निकालोगे, तो यहाँ से यहाँ की दूरी v है, तो ये कंप्लीट v है, तो v में से u घटा दो, तो ये v माइनस यू हो गया। v माइनस यू को t से गुना करके हाफ लिखोगे, तो हाफ v माइनस यू इंटू, है ना। अब यहाँ से v माइनस यू को क्या लिख सकते हो, 80, तो इसके जगह क्या लिख सकते हैं, 80 लिख सकते हैं, इसके जगह 80 लिख सकते हैं। तो 80 को t से गुना करोगे तो क्या होगा, 80 स्क्वायर। तो s का मान क्या आ गया, ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर। तो ये हो गया क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल से आपने दूसरा समीकरण निकाल लिया। ठीक है, अब तीसरे समीकरण की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा समीकरण फिर से मैं वही काम करूँगा, एरिया ओ ए बी डी, लेकिन इस बार मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ एरिया ऑफ। बच्चों, अगर हमारे वीडियोस आपको पसंद आते हैं, आपको हमारी जो मेहनत है वो आपको अच्छी लगती है, तो आप हमारे वीडियोस को ज़रूर लाइक करें और शेयर करें। शेयर इसलिए मैं करने बोल रहा हूँ क्योंकि आपके शेयर करने से ज़रूरतमंद बच्चों तक ये वीडियोस पहुँच सकता है, जिनको एक पर्टिकुलर टॉपिक काफ़ी वीक लग रहा है, या एक ऐसा चैप्टर है जिसके बारे में एक पर्टिकुलर टॉपिक उनको अच्छे से पढ़ना है, तो उन तक पहुँच सकता है ये। अंत में मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि आपके स्नेह, अफेक्शन, प्यार देखकर हमारी पूरी मोशन की टीम काफ़ी मोटिवेटेड है आपको क्वालिटी कंटेंट देने के लिए। ट्रपीजियम मैंने लिखा है इंग्लिश में। ट्रपीजियम क्या होता है, देखो इसको बोलते हैं ट्रपीजियम, जिसमें दो भुजाएं समांतर हो, पैरेलल हो, और बाकी दो भुजाएं कैसे भी हो सकती हैं। तो ये ऐसी चतुर्भुज है जिसकी दो भुजाएं समांतर हो, पैरेलल हो आपस में। तो एरिया ऑफ ट्रपीजियम, अब पूरे को ले लो। ट्रपीजियम का नाम क्या है, ओ ए बी डी। ठीक है, चलो अब इसको क्या लिखेंगे, इसका मतलब हो गया एस। अब इसका सूत्र पता है क्या होता है, इसका सूत्र होता है कि इसकी ये जो दूरी है ना, ये हो गई इसकी लंबाई, परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया, और ये पैरेलल साइड्स हो गया। पैरेलल साइड्स मतलब समांतर भुजाएं। तो इसको A ले लो, इसको B ले लो, और इसको H ले लो। तो क्या लिखोगे इसका क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल होता है हाफ इन दोनों का योग, और गुना किससे करना है, इससे करना है, H से। तो हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट होता है। इसमें पैरेलल साइड्स कौन कौन है, ये भुजा और ये भुजा क्या है, समांतर है। ये इस पूरे जो भुजा है उसकी लंबाई क्या है, v, और यहाँ से यहाँ की भुजाएं उसकी लंबाई क्या है, इस भुजा की लंबाई u है, इस भुजा की लंबाई v है। तो आप लिखोगे हाफ v प्लस इंटू ये वाली दूरी इसकी क्या बन गई, यही इसकी परपेंडिकुलर हाइट है ना, जो h है वही है, तो यहाँ पे t लिखोगे।
हाँ, तो मैं t को यहाँ से हटाना चाहता हूँ, तो फिर से इसी सूत्र को t क्या लिखोगे यहाँ से t लिखोगे, t बराबर देखो v माइनस यू बटा a, कहाँ से लिखा आपने, फ्रॉम 1 से, ठीक है। तो t का मान यहाँ रख दो, तो क्या बना ये देखते जाओ, s बराबर हाफ v प्लस यू b माइनस यू बाई a, है ना। अब इसको क्या कर सकते हो, a प्लस बी और a माइनस बी के सूत्र में खोल सकते हो ना, तो क्या बनेगा ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये 2as मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, इस 2a को इधर भेज दो तो बन गया 2as, और ये होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसका मतलब v स्क्वायर का मान क्या है, u स्क्वायर प्लस 2as। तो ये 3 समीकरण हैं जिनको आपको याद रखना है, और बिल्कुल बढ़िया से याद रखना है। ये सारे जो सूत्र हैं वो कब लागू होगा, जब त्वरण कांस्टेंट हो, त्वरण नियत हो, अचर हो, त्वरण में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए, ठीक है। न समय से परिवर्तन, ना ही पोजीशन से परिवर्तन, पोजीशन यानी किसी स्थिति से परिवर्तन नहीं होना चाहिए, विस्थापन से परिवर्तन नहीं होना चाहिए। तो ये 3 सूत्र हैं जो मौलिक हैं, बेसिक है, ठीक है। चौथा भी आएगा लेकिन मैं आपको थोड़ी देर बाद बताऊंगा। तो इसी डेरिवेशन का दूसरा मेथड बताता हूँ, और वो है कैलकुलस मेथड, कलन से मैं यही सारे डेरिवेशन फिर से करके दिखाऊंगा, ठीक है। तो यही जो नियत त्वरण मैंने लिया था, इसको अब मैं कैलकुलस मेथड से डिराइव करके दिखाऊंगा। अभी मैंने ग्राफ को यूज़ किया, ठीक है। तो कैलकुलस तरीके से इसको डिराइव करते हैं, कैलकुलस मेथड डेरिवेशन, ठीक है ना। डेरिवेशन मतलब इसको, इसके सूत्र को डिराइव करना, इक्वेशन ऑफ मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन को मैं डिराइव कर रहा हूँ, ठीक है। तो गति का समीकरण मैं बता रहा हूँ, ठीक है ना। समीकरण हम अपन डिराइव कर रहे हैं, तो समीकरण गति के, है ना, गति के समीकरण। तो सबसे पहला, हालांकि तीनों ही समीकरण मैंने आप डिराइव करके दिखा दिया है, बट अब मैं कैलकुलस मेथड यूज़ करने वाला हूँ। तो सबसे पहला आपको ये पता करना है कि आप dv बाई dt को क्या लिख सकते हैं, a लिख सकते हैं, है ना। तो dv को क्या लिखेंगे, a dt। अब इसको इंटीग्रेट कर दो, जब t बराबर 0 था तब वेग क्या था, u, और t बराबर t पे वेग क्या है, v। अब अगर a नियत है, कांस्टेंट है, तो वो इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा, अन्यथा बाहर नहीं आएगा, ठीक। तो इसको क्या लिखोगे, v माइनस यू, ये लिमिट आप समझ रहे हो ये कैसे आता है ना। ये v हो गया, तो ये लिमिट लगा दिया आपने, a बाहर आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ dt 0 से t। चलो इसको नहीं समझ आया तो मैं ऐसे लिख देता हूँ, v हो गया लिमिट 0 u से v, ठीक है। अब इसको लिखो, dt का इंटीग्रेशन t हो गया, तो इधर क्या लिखोगे, v माइनस यू, और इधर क्या लिखोगे, a t माइनस 0, ठीक है। तो v बराबर u प्लस ए टी आ गया यहाँ से। अब इसके डेरिवेशन से आपको क्या समझ आता है कि जब तक a कांस्टेंट ना हो, a कांस्टेंट है, ठीक है, तभी बाहर आया। मतलब ये सूत्र तभी लागू होगा जब त्वरण नियत हो, कांस्टेंट हो, त्वरण में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, ठीक है ना। तो ये पहला हो गया। अब दूसरा सूत्र निकालते हैं, दूसरा। हाँ, अब आप वेग को क्या लिख सकते हो, वेग को लिख सकते हो ना, ds बाई डी टी, ds बाई डी टी बराबर t लिख सकते हैं। अब पहले वाले सूत्र से v का मान क्या रखोगे वहाँ पे, तो v का मान रखोगे u प्लस ए टी, ठीक है ना।
कहाँ से रखा आपने, फ्रॉम 1, पहले समीकरण से v का मान u प्लस AT रख दिया। अब उधर भेज दो इसको, तो u dt प्लस AT dt। अब देखो u क्या है, प्रारंभिक वेग, तो प्रारंभिक वेग अगर प्रारंभ में ही है तो उसमें थोड़ी वो चेंज हो रहा है, इसका मतलब ये भी कांस्टेंट है, तो इसको आपने बाहर ले लिया, कांस्टेंट है तो मैंने बाहर कर दिया इंटीग्रेशन के। अब a भी कांस्टेंट है तो बाहर ले लिया, तो फिर से मैं लिखना चाहूँगा जब a कांस्टेंट है, ठीक है, और u भी कांस्टेंट ही है, ठीक है ना। अच्छा, अब देखते जाओ, जब t का मान 0 था तब विस्थापन, ये विस्थापन है, लेकिन यहाँ पर आप क्या लिखते हैं, स्थिति लिखते हैं, किस जगह पे था वो। तो मान लो t बराबर 0 पे वो था S0 पे, मतलब मूल बिंदु पे नहीं था, है ना, ओरिजिन पे नहीं था, 0 0 पे नहीं था वो। तो अगर वो नहीं था तो यहाँ पे 0 नहीं रखोगे, फिर जहाँ था वो ला रखोगे, ठीक है। और ये कहाँ हो गया, S का जब t पर, ठीक है। तो इससे क्या उत्तर आएगा बताओ, इससे उत्तर आएगा S माइनस S0। इससे क्या उत्तर आएगा, ut। इससे क्या उत्तर आएगा, t dt का इंटीग्रेशन क्या होता है, t स्क्वायर बटा 2, है ना, तो t का वर्ग हो जाता है, तो इसको बटा 2 को मैंने ऐसे लिख दिया और इसको ऐसे लिख दिया। तो ये सूत्र देख रहे हो कैसे क्या बन के आ रहा है, पर ऐसा तो हमने नहीं पढ़ा सर, इसको तो ऐसे पढ़ा था। तो ये विस्थापन है, डिस्प्लेसमेंट है, और डिस्प्लेसमेंट को क्या समझते हैं, दो स्थिति में परिवर्तन। तो t बराबर 0 पे यहाँ है और t बराबर t पर यहाँ है, और देखने वाला जो देख रहा है वो मूल बिंदु पे या कहीं और है। तो देखने वाला इसके शुरुआत पे नहीं है, मतलब जहाँ वस्तु शुरुआत पे था देखने वाला भी वहाँ हो, वैसा जरूरी नहीं है, वो कहीं और है, वो और पीछे है, ठीक है, और पीछे है। तो पीछे होने के कारण उससे शुरुआत में उसकी कोई दूरी थी और अंत में दूरी ये है, तो उन दोनों के मध्य जो अंतर है वही विस्थापन हुआ। अगर आपसे वो स्थिति ही पूछ दे कि बताओ फाइनल कोऑर्डिनेट क्या है, स्थिति क्या है, तब आपको ये सूत्र लगाना पड़ेगा। फिर क्या हो जाएगा, S उधर चल जाएगा S0, फिर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर होगा। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, किसी किसी फॉर्मूले में वो यहाँ से पता चल जाता है, ठीक है। लेकिन अगर t बराबर 0 पे वो 0 पे था तब वो S हो जाएगा, ठीक है ना। अगर t बराबर 0 पे S0 0 था तब आपका सूत्र जो है वो बनता है S बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है इस चीज़ को समझना कि ये तभी लगता है जब 0 0 से शुरू हो, अगर कहीं और से शुरू है तो वो जाके आपको जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि उधर जाके वो जुड़ जाएगा, ठीक। चलो, अब तीसरे के लिए आपको एक और बात याद रखना चाहिए कि a का मान, जैसे आपने dv/dt पढ़ा, इसको अगर मैं ds से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूँ तो ds/dt क्या होगा, v हो गया। तो इसको लिख सकते हैं v dv/ds बराबर a। तो ये कब यूज करोगे, व्हेन v इज अ फंक्शन ऑफ s, है ना, जब v का फलन s से परिवर्तित हो। और ये कब यूज करोगे, जब v जो है वो समय का फलन है, ठीक है ना। जब समय का फलन होगा तो ये यूज करोगे, जब स्थिति का फलन होगा, विस्थापन वाला फलन होगा तो ये यूज करोगे, ठीक है। चलो, अब इसको इधर भेज देते हैं, ADS इधर हो गया v dv। हाँ, अब इसको इंटीग्रेट करो। फिर से मैं क्या कर रहा हूँ, a को बाहर ले रहा हूँ। क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि a यहाँ पर कांस्टेंट है। तो देख रहे हो, तीनों का तीनों सूत्र तभी सही होगा जब त्वरण नियत हो, जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो, ठीक है। अदरवाइज ये तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन कोई भी समीकरण आप नहीं लगा सकते, कोई भी वहाँ पे वैलिड नहीं होगा, ठीक है। अब जब u का मान u था तब मान लेते हैं चलो S0 नहीं 0 था,
और v था तो ये s है। यहाँ भी वही बात आ जाएगी, s नॉट होगा तो s नॉट लगाओगे, तो ये क्या बन गया s माइनस 0, और इधर क्या बन गया v स्क्वायर बटा 2, कहाँ से u से v तक, ठीक है। चलो इस 2 को इधर भेज दो तो 2as हो गया ये, और इसको लिमिट लगा दो तो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर हो गया। तो इसको घुमा कर लिखोगे तो क्या हुआ, v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, तो ये तीनों ही सूत्र मैंने कैलकुलस से डिराइव करके दिखा दिया। तो ये है मौलिक सूत्र, ठीक। तो इसको लिख लीजिए जल्दी से। कोई भी चैप्टर या वीडियोस आपको डिटेल में ईयर लॉन्ग वाले वीडियोस चाहिए और काफ़ी डिटेल में वीडियोस आपको चाहिए, तो आपको एक नंबर दे रहा हूँ, टोल फ्री नंबर है, आप इनको कॉल करें और डिटेल में आप बात कर सकते हैं और पूछ सकते हैं। नंबर है 1800 2121 799।